तो मुझे यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान को बगैर जंग लड़े हुए न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक बात। तारीख हमें कभी नहीं फॉरगिव करेगा, दूसरे लोगों को छोड़ो, तारीख और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कभी भूलने नहीं देगी कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है तो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। इंडिया हमें बिल्कुल आगे से एक किस्म की शट ऑफ कॉल देता है, जो कि अभी तक उन्होंने दी भी है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो फिर हमें इसी तरह लेट के इनके सामने मिन्नतें करते रहनी चाहिए कि आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर, कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करेंगे दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया कैसी प्लानिंग कर रहा है कि उसको थोड़े भी हथियार चलाने न पड़े, गोली भी चलानी न पड़े और पाकिस्तान जो है वो खुद कश्मीर को यहाँ पर सरेंडर कर दे। अब ऐसी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। देखिए, इंडिया मान लीजिए कि आज 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, पाकिस्तान 250-300 बिलियन की इकोनॉमी, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर 10-12-15 गुना हम बड़े हैं। अब मान लीजिए कि इंडिया यहाँ पर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाता है, पाकिस्तान वही 300-400 बिलियन के आसपास, और आज जैसी सिचुएशन है उससे वर्स्ट होती है। तो फिर क्या होगा कि इंडिया उस समय इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। तो पाकिस्तान को लगेगा कि अगर हमने यहाँ पर हमला कर दिया या फिर अगर मान लीजिए कि लड़ाई हो गई तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी पाकिस्तान की कि वहाँ पर एक बच्चा भी नहीं बचेगा। अब वॉर होती है तो कैजुअलिटी तो होती है, तो इतना बड़ा नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि हम पीओके और जीबी यहाँ पर सौंप दें। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जो है वो चले जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि जनाब हमसे मुज़ाकरात कर लें। मुझे तो कई लोगों ने ये कहा जी कि ये स्ट्रेटेजिकली वेल थॉट आउट प्लान नहीं है, बल्कि इट्स अ मार्च मैडनेस। अब बात असल ये है कि समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का गेम क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इन 2 मिनट्स। हिंदुस्तान का गेम ये है कि वो कहेंगे आओ क्रिकेट खेलो, वो कहेंगे देखो ये बॉर्डर जो है ये सुनसान है, वो कहेंगे बैक चैनल टॉक्स जो है वो भी शुरू करो, और अगर आप अच्छे से करें ये बातें करते हैं तो हम ये गिलगित बल्तिस्तान का जो क्लेम है वो भी शायद हम छोड़ दें, और बीएलए और टीटीपी जो लोगों को हम हथियार देते हैं और पैसे देते हैं और बलूचिस्तान और केपी में वो आके हमला करते हैं वो भी हम शायद रोकते हैं। शायद हमारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा भी कम हो जाए, मगर 2 शर्तों पे। एक, मकबूजा कश्मीर तुम भूल जाओ, और दूसरा, गुलभूषण यादव को हमें वापस भेज दो। और माफ करिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मगर साथ साथ हम अपनी कोशिशात, पूरी कोशिशात के मुसलमान कश्मीर को हिंदू कश्मीर बनाना, बाय चेंजिंग बाय हिंदुओं को इंपोर्ट करके उसको सेटल करना और मेक इट अ मेजॉरिटी हिंदू स्टेट, वो हम चलते रहेंगे। आपको ग्रे लिस्ट में पूरी कोशिश होगी कि हम रखेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाइडेन को ब्लैकमेल करें कि वो प्रेशर तुम्हारे ऊपर रखे कि पाकिस्तान वो कहे जो बाइडेन कहता है। आई एम सॉरी, ये तो बड़ा आसान खेल है, वी हैव सीन इट। ये सबके सामने होना चाहिए। तारीख हमें कभी नहीं फॉरगिव करेगा, दूसरे लोगों को छोड़ो, तारीख और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कभी भूलने नहीं देगी। देखिए, आपकी मैं बात से किसी हद तक तो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि नीडेड अ लॉट मोर थॉट, और जो जब भी कोई हम पॉलिसी बनाए उस पॉलिसी को हमें टू इट्स लॉजिकल एंड तक पहले देखना चाहिए बिफोर वी इवन अनाउंस इट। हम जब इस किस्म का एक ऑलिव ब्रांच उनको पेश करेंगे तो आर वी डूइंग इट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और इज दिस अ पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट? ये क्या है, इसकी हमें क्लैरिटी हमें मिलनी चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आप करेंगे, क्या ये मुमकिन है? उन्होंने आज तक यूएन की बात नहीं सुनी है। क्या कोई P5+1 किस्म का ग्रुप बनेगा जो इसका काम को रिजॉल्व करेगा? इन्होंने आज तक किसी की बात नहीं मानी है। क्या आर्बिट्रेशन होगी? कोई मॉडरेट करेगा हमारी टॉक्स को, या आर्बिट्रेशन होगी हमारे दरमियान में? हिंदुस्तान ने वो आज तक नहीं माना। बायलैटरली आप करेंगे, बायलैटरली सन 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, आज तक कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई, कोई मानीखेज बात नहीं हुई। वो ये है कि हमने मेंशन करना भी छोड़ दिया है अगस्त 5, 2019 को
और वो हमने छोड़ दिया बिल्कुल, और उसको हमने समझ लिया कि जैसे ये फेता कॉम्पली है, अब छोड़ दें बस इसको, जो हो गया वो हो गया। तो अगर इस तरह हम अपनी स्पेस देते रहेंगे तो वो तो स्पेस लेते रहेंगे, उनको क्या, वो तो वही चाहते हैं। उन्होंने देखे ना, स्पेशल स्टेटस से ना उनको स्टेटहुड दिया, बल्कि जमीन बोस किया बिल्कुल उसके ऊपर, यूटी के ऊपर, यूनियन टेरिटरी के ऊपर। तो इस तरह की हालत में आप उनको बेल आउट पैकेज दे रहे हैं कि जनाब ठीक है, हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखिए, अब उसमें अगर आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान ये इज दिस इंडिजिनस पॉलिसी मेड बाय पाकिस्तान, या पाकिस्तान इज बीइंग कोर्स्ड टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी। और उसमें आप ये देखें कि अभी ये एक असेसमेंट ये हो सकती है ये कि हिंदुस्तान जो है उसकी अभी अमेरिका को रिक्वायरमेंट है, अमेरिका नीड्स इंडिया अगेंस्ट चाइना। Beggars can't be choosers। और हमें पता है कि जब आपने अपने दोस्त ममालिक से पैसे लिए तो शहबाज कुआलालंपुर समिट वाला हमारे सामने है जो डिबाकल हुआ, हमें डिक्टेशन लेना पड़ी फिर अपने दोस्तों की। तो शायद ये वो रियलिटी चेक्स थे जिसकी वजह से हमारे जो फैसला करने वाले उनको एहसास हुआ कि अगर हम अपने फैसलों में एक खुद मुख्तारी पैदा करनी है, अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर तो मईशत को ठीक करना पड़ेगा। और ये उसी की रिफ्लेक्शन है जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसमें एक इत्तेफाक राय था कि मजबूत मईशत के बगैर अब पाकिस्तान की ना तो नेशनल सिक्योरिटी, ना खारजा पॉलिसी, ना डोमेस्टिक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। देखिए, ये जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ ना, इसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो एक चीज़ की रिफ्लेक्शन थी कि इस हुकूमत की जो पॉलिसी रही और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी रही, अब उसमें एक वाज़े आपको एक शिफ्ट नज़र आया। ये आप शिफ्ट देखते हैं पाकिस्तान और भारत का जो एक एग्रीमेंट हुआ सीज फायर, कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करेंगे दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। मेरे ख्याल में जो हमारी सियासी जमातें हैं, वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इवन के टू एन एक्सटेंट जब जनरल मुशर्रफ का रूल था, रियलाइजेशन थी कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है तो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये पॉलिसी जो है बज़ाहिर तो नहीं इसलिए लग रही है क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बातें की हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और PMLN की पॉलिसी देखें, एग्जैक्टली वो यही चाहते थे कि अगर हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है कि मसला कश्मीर पर भी बात हो, लेकिन एट द सेम टाइम कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे आपके साथ भारत के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, तिजारती रवाबित हो, ताकि हमारी मईशत को भी उसका फायदा हुआ है कि आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर। आज हम भारत के साथ दोस्ती उस वक्त करने जा रहे हैं जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल फारिग हो चुकी है और दुनिया के सामने। लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि क्या भारत उसका मस्बत जवाब देगा, दो कि वहां पे भी टोन डाउन हुआ है। लेकिन सवाल इसके अंदर ये है कि क्या आज जब भारत की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम माजी के मुकाबले में देखें तो क्या आज हम मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर ज्यादा मुस्तहकम हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग हवाला देते हैं कि 1999 में जब उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर आए, उन्होंने इत्तेफाक किया कि मसला कश्मीर को हल करना है। फिर उसके बाद कारगिल होने के बावजूद 2004 में वाजपेयी साहब फिर आए, मुशर्रफ साहब थे, फिर आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और फिर एक फेज चलता भी है मुज़ाकरात का। और उसके बाद 2015 की अगर बात कर लें तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सरप्राइज विजिट किया, दो के इलेक्शन कैंपेन में उनकी पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी थी। अगर उन प्रोसेसेस को आप कंपेयर करें, अगर वो प्रोसेसेस जारी रहते अब, तो क्या अब सूरत हाल ये है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को खसूसी स्टेटस भी खत्म कर दिया और चेंज उनके अंदर यह है कि अब तो वो कश्मीर को एक मसला भी तस्लीम नहीं करते, दो के उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट माजी में वो एटलीस्ट एक्नॉलेज भी करते थे कि मसला कश्मीर हाँ है और हमने इसको हल करना है। अब वो ये भी नहीं कह रहे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, ये पॉलिसी हमारी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने मसला कश्मीर पर बेहतर बार्गेन करना भी है तो आपको मुआशी तौर पर मजबूत करना होगा, तब भारत आपको गिव एंड टेक में कुछ देगा। कमजोर आपकी मईशत होगी, कमजोर होंगे आप सियासी तौर पर, तो फिर आपको भारत क्यों लिफ्ट कराएगा? अंदरूनी मामला है, पर इसका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से भारत से भी है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान की टीवी पर इस संबंध में क्या चर्चा हुआ। एक तो PIA का एक जहाज जो था उसको कुआलालंपुर में इम्पाउंड कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट। वो लीजिंग कंपनी ने PIA के ऊपर एक केस किया हुआ था और जज ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया। और दूसरा, ईरान ने ऑफिशियली आज पाकिस्तान के लिए PIA के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। PIA के जहाज़ जो हैं वो ता हुक्म सानी ईरान की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दो वाक़यात ऐसे हैं
कि इसके बाद आदमी सिर्फ कह सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीआईए के मुंह पे जो 2 थप्पड़ पड़े हैं कोलालंपुर में और ईरान के ऊपर, अब पीआईए की लॉस्ट ग्लोरी जो है वो उसको ढूंढने की शुरुआत भी जो है तकरीबन 450 बिलियन से होनी है, क्योंकि 450 बिलियन पीआईए का डेट है और ये देना है पीआईए ने। और इतने में पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान कम से कम 25 एयरलाइन शुरू कर सकती है। मलेशिया में पीआईए का एक 777 जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया, जी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि नॉन पेमेंट के ऊपर जब उसको इम्पाउंड कर दिया तो गिरफ्तारी है ना बेसिकली। उन्होंने कहा था कि नॉन पेमेंट है लीज अमाउंट की जो तकरीबन $14 मिलियन बनती है एक कंपनी वियतनाम की जो एयरलाइन है उसके लिए। आज अभी ईरानियन एयर स्पेस जो है वो 2 फरवरी तक बंद कर दी गई है पीआईए के ऊपर ड्यू टू नॉन पेमेंट। आपको पता है कि एक और जहाज पीआईए का आ रहा था चाइना से, उसमें कई कोविड के पेशेंट पकड़े गए हैं। तो हम बगैर स्क्रीनिंग के जो लोगों को लेके आ रहे हैं वो भी काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ये एयरलाइन तबाह हो रही है तो इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, इसमें हुकूमत भी शामिल है, इसमें सिविल एविएशन भी शामिल है और इसका अपना अमला भी शामिल है। ये लिमिट आया नहीं करती, इतनी जल्दी ये लिमिट नहीं होती कि जनाब यकम को आपके तैयारे की लीज ड्यू थी और 15 को आपने करने, आपने एक लॉन्ग लीज के ऊपर तैयारा लिया हुआ है। इसका मतलब है कि मामला जून से खराब थे और वो रिमाइंडर उन्होंने कोई लेटर लिखा होगा, ईमेल आई होगी, उसके बाद उसकी रिमाइंडर आया होगा, आपने उसके ऊपर कोई रिप्लाई किया होगा या रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, उसके बाद फिर मेल आई होगी। तो लेकिन चूंकि हम में ना खन्नास समाया हुआ है ना, गर्दन में सरिया है ना, कि हमें किसी की जुर्रत हमारे सामने बोल सके, तो वो यहूद नसारा थे ना जी, वो उन्होंने नहीं मानी आपकी ये वाली ना मुजाहिद की जो है वो ये वाली बात नहीं मानी उन्हें पता ही नहीं था कि जनाब आपकी जो नारा तकबीर है उससे जो है वो अर्श कांप जाता है, तो उन्हें पता ही नहीं चला सर। तो उन्होंने फिर वो वहाँ पे वो जो 2-3 रिमाइंडर होते हैं, वैसे 3 रिमाइंडर के बाद फिर उन्होंने उसकी कार्रवाई शुरू होगी, फिर भी आपको इंटीमेट किया होगा कि हम कार्रवाई शुरू करने लगे हैं, बंदरे पुत्र बांध जाओ अजय भी दे दो, ठीक है। उसके ऊपर भी जब हमने रिएक्ट नहीं किया होगा तो वो उन्होंने कॉन्फिस्केट या हेल्ड कर लिया, उसको जरा थोड़ी सी रिस्पेक्ट रह जाती है इस लफ्ज़ के अंदर, होल्ड कर लिया जी वहाँ के ऊपर। या अगर आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह आइडियलाइज करते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को, तो उन्होंने भी जवाबी तौर पे मोहब्बत का इजहार किया है और वो जो मुसाफिर थे उनको मेहमान के तौर पे कुआलालंपुर में रोक लिया है कि आपकी हम मेहमानदारी करना चाहते हैं, इसलिए आप एक दिन रुक जाओ, है जी। और वो रोक लिया। वैसे वो जिस होटल में उनको रोका है उसका किराया जो है वो पीआईए को ही पड़ेगा मुसाफिरों को वहाँ पे ठहराने का। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी बेइज्जती, नॉन स्टॉप से बेइज्जती शुरू हो गई है पाकिस्तान की। पहले इन्होंने 2.5 साल में पाकिस्तान को अंदरूनी मुल्क में इज्जत किया है, तो अब ये इंटरनेशनल बेइज्जती का प्रोग्राम जो है वो रूट शुरू हो गया है। 167 मुसाफिरों का आखिर सारे मामले में कसूर क्या था? क्या वजह थी कि उनको इस अजियत से गुजरना पड़ा कि जनाब उनको जो है वो ऑफ बोर्ड किया गया उस जहाज से? पाकिस्तानियों के साथ ही आखिर ये क्यों होता है? लेकिन शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी को कि हमारी एयरलाइन ने आखिर ऐसा किया क्या है जो हमें ऐसी हजीमत का सामना करना पड़ा। कितना बड़ा डैमेज होना है इस पूरी एयरलाइन को, सिर्फ एयरलाइन को नहीं बल्कि इस मुल्क को। कैच 22 सिचुएशन, नवाला खाएं तब मरें, ना खाएं तब मरें। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनामियों की एक तह तक पहुंच चुका है। मुझे बड़े दुख से मैं ये बात कर रहा हूं और इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं कब से कह रहा हूं कि हम पस्तियों में गिर चुके हैं जहां तक एविएशन का ताल्लुक है। योगा का जो आगाज हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, बड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। सारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को, और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जाए। मैंने आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है। अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना,
वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। सऊदी अरब अपना झंडा तब्दील करने जा रहा है। आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। अब ये देखें कि वो इंडियंस खुद को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, वो इंडियंस कितना अच्छा फील कर रहे होंगे खुद को। सऊदीया के अंदर ये फेस्टिवल के तौर पे लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते हैं सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। नमस्कार दोस्तों, योगा एक ऐसी चीज है जिस पर भारत का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क इन द सेंस मैं कोई कमाई करने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन आप कितना भी कह लो कि योगा एक एक्सरसाइज है, योगा पूरी दुनिया के लिए है, उसमें हिंदू मुसलमान मत कीजिए, लेकिन वो उस पर इंडिया का थप्पा लगा है जो कभी नहीं जाएगा। और ये हिंदुइज्म से निकली हुई चीज है। ऐसा नहीं है कि किसी भी, जैसे माइकल जैक्सन ने एक अलग ही डांस शुरू कर दिया और फिर माइकल जैक्सन स्टाइल हो गई, ऐसा नहीं है। ये हिंदुइज्म से निकला हुआ प्योरली साइंटिफिक तरीका है अपने बॉडी को लचीला रखने का और अपने बॉडी को ठीक रखने का। कई सारे पाकिस्तानी है जो, क्योंकि वो मुस्लिम है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई हमें हिंदुओं की चीजें एक्सेप्ट कर ली, लेकिन यहाँ पर सबसे कट्टर कंट्री यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज अब इसको अपना रहे हैं। कट्टर में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 5 साल 10 साल पहले की चीज देखो तो बहुत कट्टर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही वहां पर यंग जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन इन द सेंस कि आप सऊदी के प्रिंस जो कि प्राइम मिनिस्टर है वहां के, मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहा जाता है, वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जिससे पता चलता है कि वो सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहा है या फिर अपनी कट्टरता छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि योगा ही योगा होगा अब अरब कंट्रीज में। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। योगा जो है, योगा का जो आगाज़ हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को। और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है और हमें भी योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मनाना चाहिए, इसे हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। पता है योगा जो है उसका आगाज़ हिंदुस्तान से हुआ और उनका ये कल्चर है योगा, ठीक है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सऊदी अरब ने उसको अपने एज अ फेस्टिवल के तौर पे उसको अपने कंट्री में मनाया जा रहा है योगा को, सर आप इसको कैसे देखते हैं? योगा बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, उसके रिज़ल्ट भी मिलते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होती है। और दूसरी बात कि ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है उनका, सऊदी वालों का, लेकिन चूँकि थोड़ी सी हिंदुइज़्म आती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको इतना एज हासिल नहीं है। ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे इंसान फिज़िकल तौर पर फिट भी रहता है और इवन एक हेल्दी और साउंड लाइफ गुजारता है वो। अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे दीन को, जैसे आप टर्किश कर्तुगुल देख लें या क्या कहते हैं, आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें, सऊदी तो वो ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं या जो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर इज़ पोलर ऑपोजिट उस चीज़ से। लेकिन एनीवे आई स्टिल सपोर्ट योगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट, व्हाट डू यू कॉल इट, अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल एंड एवरीथिंग। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नज़र आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है सारा। हालांकि हमने बड़े दावे किए थे कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, दोस्त नहीं है। आप अपने दोस्त से भी हर वक्त अगर भीख मांगते रहोगे ना तो वो भी एक टाइम पे आके आपको दोस्ती की नज़र से देखना छोड़ देगा, आपको भिखारी की नज़र से देखेगा। तो हम जब सऊदी अरब के पास गए हमने कुछ मांगा उनसे। खैर, अब इंडिया के साथ क्या सीन है? अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तरफ पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तो आप जापान की तरह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल जाएं। अब जापानीज़ फिल्में तो कोई नहीं देखता ना, लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी, हम हर चीज़ जापानी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है जी। या तो वो बन जाएं आप, या आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना
कमाल का कर ले, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। या तो आप इस तरह कर लें, अब इस वक्त आप यूएई जाएं, वहाँ पे अरबी जो है वो इंडियन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में लोग इंडियंस के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सितारे हैं, उनके फैंस हैं, हालांकि भले ही उनको ज़ुबान समझना है, बट दे लव देम। अब आप सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं। अब आप मुझे अपने हिसाब से बताइए यार, मैं आपने ना मुझे बिल्कुल इर्रेशनल, सॉरी आपने गैर जानिबदारों की बात करनी है। आपका एक दोस्त जो कि आपके मुख्तलिफ दोस्त है ना, आपका एक दोस्त आपके पास आता है, कभी वो आपके लिए कोई तोहफा लेके आता है या आपको कहता है जनाब मैं फलां बिजनेस करने जा रहा हूँ, आज बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं बराबरी की बुनियाद पे, 50% तुम्हारा 50% मेरा। एक दोस्त आपका ऐसा है जो रोजाना कुछ ना कुछ मांगने के लिए आपके पास आ जाता है, आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, कभी यार 500 देना, कभी 1000 देना। एक टाइम आएगा, ये इंसानी नफ्सियात है, एक टाइम आएगा कि आप अपने इस दोस्त को जो हर वक्त मांगता रहता है और वो दोस्त जो कभी आपके लिए तोहफे लेके आता है, कभी आपको बिजनेस में शरीक आपको करता है अपने, आप उन दोनों में फ़र्क करने लग जाओगे। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इस पर हमने पहले भी बहुत सारे वीलॉग्स किए थे, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। यहाँ गल्फ न्यूज़ में एक खबर छपी है और बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने तफसीलात बताई हैं, बाकी अखबारात ने भी दी हैं, लेकिन सऊदी अरब में क्योंकि कंट्रोल्ड मीडिया है तो खबर बड़ी मुश्किल से बाहर आती है। लेकिन सऊदी अरब में जो शूरा कौंसल है उसने एक मंजूरी दी है। सऊदी अरेबिया शूरा कौंसल अप्रूव्स ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फ्लैग, एम्बलम एंड नेशनल एंथम सिस्टम। ये कर क्या रहे हैं? यानी एक सवाल पैदा हो जाता है बहुत बड़ा कि सऊदी अरब अपना झंडा तब्दील करने जा रहा है और साथ ही साथ अपना कौमी निशान भी तब्दील करने जा रहा है और साथ ही साथ अपना जो कौमी तराना है उसको भी तब्दील करने जा रहा है। सऊदी अरब अपने कौमी तराना और सब्ज़ परचम से मुताल्लिक शाही फरमान में तब्दीली के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये गल्फ न्यूज़ लिख रहा है, जो इस्लामी अकायद और इस्लाम के मरकज़ की अक्कासी करता है जो पहले मौजूद था। यानी अगर आप सऊदी अरब का झंडा देखें और इस पर आप गौर करें तो ये सिंपली ग्रीन कलर का एक फ्लैग है। देखो ना, हिंदुस्तान आपसे क्या चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है कि आप कश्मीर में सपोर्ट करना बंद कर दें। क्या आप कर सकते हैं? ये असल मसला है। और पॉलिसी फेलियर पाकिस्तान का ये है कि मुझे एक अफगान नहीं मिला पिछले 10 साल में, पश्तून, नॉन पश्तून, फलां जो पाकिस्तान को किसी अच्छी नज़र से देख के कहे कि जी हम आपको चाहते हैं, इंडिया को नहीं चाहते। ये हो ही नहीं सकता वहां पे। नमस्कार दोस्तों, अब कुछ सालों पहले एक सिचुएशन हुई थी कि भी पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हुआ था कि अगर हम आज इंडिया को टक्कर नहीं देते, टक्कर किस हिसाब से, बोलने के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर हम आज इंडिया को टक्कर इकोनॉमी वाइज या फिर कहे कि ग्रोथ वाइज या फिर रिफॉर्म वाइज या फिर कहे कि जिस तरीके से इंडिया का स्टांस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, अगर उस तरीके से हमने उनको टक्कर नहीं दी ना, तो आने वाले 10 सालों बाद ये होगा कि भाई इंडिया हमें नेपाल और भूटान के साथ में काउंट करेगा। और आज ये हो भी रहा है। पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है। अब देखिए, इंडिया के अंदर जब इन्वेस्टमेंट आती है ना तो शेयर बाज़ार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 बिलियन, 20 बिलियन, 50 बिलियन, अगर कोई हो सकता है 25-30 बिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट की कोई खबर आती है ना, तब शेयर मार्केट थोड़ा हिलता है। लेकिन पाकिस्तान में ज़रा देखिए सिनेरियो क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो बात भूल जाइए, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है और वहाँ से उनको कर्जा मिल जाता है, भीख मिल जाती है ना, तब पाकिस्तान का मार्केट हिलता है, अप आता है। मतलब ज़रा सोचिए ये कौन कौन से फैक्टर एक पड़ोसी देशों में काम करते हैं, और यही बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक सिनेरियो जरा, ठीक, फर्ज कीजिए, मुझे नहीं पता सही गलत, फर्ज कीजिए हिंदुस्तान की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है, यही कहते हैं ना, हमारा यही बात है, ठीक है, डिस्टेबलाइज रखना है, उसके लिए कार्रवाइयां ये वो हो रहे हैं। ओके, क्यों रखना है? तज्जिए के लिहाज से मुझे नहीं पता सच। अगर हिंदुस्तान उसी तरह अपनी माइशत बढ़ाता रहा जिस तरह वो बढ़ाता रहा है, 6, 8, 7, 10, 12% पे ग्रोथ होती रही, और आप उसी सिक्योरिटी पैराडाइम में फंसे रहे जिसमें आप पिछले कुछ सालों से फंसे हुए हैं, बिल्कुल सही, तो ऐसे करके डिफरेंशियल बढ़ रहा है।
जब ये डिफरेंशियल बढ़ेगा तो 10 साल बाद आप बात करने भी जाएंगे तो वो कहेंगे भाई आप तो नेपाल भूटान की तरह किधर किससे मिलने आए, ठीक है, ये हो सकता है ना। अच्छा, यही हमारे लोग भी कहते हैं, कम से कम जब मैं बात करता हूं कि जी देखिए वो तो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने डिफरेंशियल कम करना है ना किसी तरह, तभी आपकी लेवरेज रहेगी। ठीक, जब ये कार्रवाइयां होती हैं तो यहां पे उसका नेचुरल नैरेटिव ये बनता है कि ये देखिए जी कल इन्होंने ये किया, परसों ये किया, तरसों ये किया, हम किस तरह अपने आप को उनके साथ बात करके सुलझाते हैं। एंड यू डिग इन, व्हाट डज द अदर साइड वांट? दैट यू डिग इन। तो कैश 22 है। तो जैसे जैसे मामलात खराब होंगे आप डिग इन करेंगे, रैशनल रिस्पॉन्स है। रैशनल है टैक्टिकल शॉर्ट टर्म सेंस में। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली देखें तो आपको हर वो चीज करनी चाहिए कि आप किसी तरह इससे बाहर निकल जाए। आखिरी बात ये कि ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में कहना, क्योंकि इसका जवाब ये होता है जी फिर लेट जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह आपको अपने फ्लैंक्स को खोलना है, बंद नहीं करना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद यह है कि अगर आप कहते हैं कि हमने डिफरेंशियल कम करना है, सीपैक आ गया है, हम मजबूत होना चाहते हैं, तो भाई सीपैक के ऊपर तो आपने इतना बड़ा बैनर लगाया हुआ है दुनिया के लिए, ओपन फॉर सैबोटाज। यही लिखा हुआ है ना कि जो चाहता है पाकिस्तान को खराब करे, ये सीपैक है, एक ही चीज है हमारे हाथ में, इसको तबाह कर दो। फिर जब कोई तबाह कर रहा है तो आप कहते हैं बड़ी ज्यादा तबाह कर। लेकिन अगर इसको उस तरीके से देखें ना, बात यह है कि हिंदुस्तान को लेना फॉर एग्जाम्पल, उनकी देखें ना, हिंदुस्तान आपसे क्या चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है कि आप कश्मीर में सपोर्ट करना बंद कर दें। क्या आप कर सकते हैं? हिंदुस्तान डिपेंड्स रखे किस किस्म की आप सपोर्ट देखें ना, आप बात यह है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी ये है कि जी आप कश्मीर में जो फ्रीडम मूवमेंट है उसकी सारा सपोर्ट जो है सारी वो पाकिस्तान कर रहा है। यहाँ से ग्रुप कॉल करके चाहते हैं, जो डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो हिंदुस्तान में जाके हमले करते हैं, फलाना करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप तो नहीं है कोई, ये नॉन स्टेट एक्टर हैं जो कि पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, यहाँ भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, इवन हिंदुस्तान में है। तो आप बात यह है कि जब एक स्टेट एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी पे अमल कर रहा है और आपसे इन रिटर्न जो चीज़ चाहता है, क्या वो चीज़ कर सकते हैं? क्या वो चीज़ दे सकते हैं? क्या आपके इंटरेस्ट उस चीज़ को करने से स्ट्रेंथन होती हैं, या आपको फ़ायदा होता है या आपको नुकसान होता है? और क्या हमारे इंटरेस्ट अफगानिस्तान में अमेरिकन इंटरेस्ट और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट से सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, नहीं हो सकते? इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए कि आखिर अमेरिकन इंटरेस्ट अफगानिस्तान में हैं क्या, और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट है तो क्या है, हमारे इंटरेस्ट है तो क्या है, और इनका मीटिंग पॉइंट है या नहीं है। खाली पाकिस्तान को ब्लेम करने से तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई, जिस तरह मोहित कह रहे हैं, वो तो फिर मीटिंग पॉइंट ही कोई नहीं है। मैंने एक वक्फा लेना है। पाकिस्तान का तो नुक्ता नजर अब ये लग रहा है कि, और जो लोगों से बात भी होती है कि जी ये मीटिंग पॉइंट जो है ना, इन मफादात का कोई नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आज अगर कोई अलादीन का चिराग लेके आए और कहे जी हिंदुस्तान का पाकिस्तान का मसला मैं हल कर देता हूं, ये असल मसला है। और पॉलिसी फेलियर पाकिस्तान का ये है कि मुझे एक अफगान नहीं मिला पिछले 10 साल में, पश्तून, नॉन पश्तून, फलां जो पाकिस्तान को किसी अच्छी नजर से देख के कहे कि जी हम आपको चाहते हैं, इंडिया को नहीं चाहते। ये हो ही नहीं सकता। वहां पे आप अपने तमाम फ्लैंक्स को अपने आप पे डिपेंडेंट करें, और ऐसे डिपेंडेंट करें कि अगर यहां पे एक बम फटता है तो वो कहते हैं कि मरवा दिया, ये क्या होगा। वो जिस तरफ आप जा रहे हैं ना, वो तो फिर एस्टैब्लिशमेंट मानती नहीं। वो फिर आप जनरल साहब से पूछें। लेकिन मेरा मकसद क्या है कहने का, अगर आप चाबहार से नाराज हैं कि देखें जी इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, गवादर को अंडरमाइन कर रहे हैं। चाबहार तो हमने बनाया, क्योंकि जिस दिन इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू ट्रेड कर सका, चाबहार फौत हो जाएगा, वो तो इकोनॉमिकल है ही नहीं। अच्छा, दलाराम जरंज रोड पे गीदड़ भागेंगे। चीन आपको कहता है कि अफगानिस्तान में एक्सटेंड करें सीपैक को, भाई क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो बात ही नहीं समझ आ रही। उन्होंने जाके यूनिलैटरली कर दिया ना, तो शौक पूरा हो गया। वो इसलिए कि आपने उनको झंडी दिखाई। फिर हम कहते हैं जी हमें साउथ एशिया की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीपैक आ गया है। जरा चीन का नैरेटिव समझ लें। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सेंट्रल एशिया से कनेक्शन बनाया, नीचे पाकिस्तान से, उधर बांग्लादेश से, बर्मा से। अब वो कहते हैं अफगानिस्तान भी जाना है, ईस्ट वेस्ट जाना चाहिए। पॉइंट ये कि हमने तो अपने आप को बॉक्स इन किया। अच्छा, ये नहीं है मकसद कि इससे आप लेट गए, खत्म, कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप अपना नैरेटिव चेंज कर लें दुनिया के लिए कि हम कनेक्टिविटी चाहते हैं, करेक्ट, फिर हिंदुस्तान माने, अफगानिस्तान माने, कोई माने ना माने,
एक कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि किस तरह कनेक्शन जुड़े, एंड दैट कॉन्वर्सेशन वो आप इनिशिएट कर रहे हैं और उसकी पॉजिटिविटी जो है वो आपसे ना आपने कश्मीर गिव अप करना है इसमें, ना ये कि डिस्टेबलाइजेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन स्टेक्स जमा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने कभी ये कहा कि हम रीजनल कनेक्टिविटी नहीं चाहते। मेरे ख्याल में तो सर जो रेका 6 में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का ग्लोबल लेवल पे है, सीपेक तो उसका एक हिस्सा है। मेरे ख्याल में उसका बेसिक जो अंडरलाइंग जो उसका स्ट्रेटेजी है वो तो रीजनल कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन जब चाइनीज हमें आके कहते हैं पाकिस्तान ने तो कभी ये नहीं कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी नहीं है। हमने मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान चाहता है कि रीजनल कनेक्टिविटी। हमने चाइनीज को कहा कि जी अफगानिस्तान को हमने नहीं इसमें नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो रीजनल कनेक्टिविटी करना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। वो कहते हैं जी आप कहां से आ गए बीच में, हम तो ये चाहते हैं ना, ये तो चाइनीज थ्रेट है हमारे साथ। देखे ना बात ये अफगानिस्तान वांट्स इट। देखे ना अफगानिस्तान कॉन्वर्सेशन अफगानिस्तान से शुरू करें। अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं चल रहा? अफगानिस्तान ये कहता है कि आप ये हम रीजनल कनेक्टिविटी चाहते हैं, आप सबसे पहले हिंदुस्तान को इसमें हमारे ट्रेड की इजाजत दें कि आप रीजनल कनेक्टिविटी करें। रीजनल कनेक्टिविटी का बेसिक एम क्या है कि तमाम कंट्रीज जो है इनके इंटरेस्ट इंटीग्रेट हों और इट शुड बेनिफिट एवरीबडी। तो जब उसमें आप रीजनल पॉलिटिक्स ले आए और अपने इंटरेस्ट बीच में आ जाए तो वो रीजनल कनेक्टिविटी रहती नहीं है। अगर आपका वजीर आजम ये कहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे और ये स्टेटमेंट उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलाई गई, यानी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन, हम नहीं वो उस तरह पेनिट्रेट कर सके जिस तरह वो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई के साथ, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के साथ पेनिट्रेट कर चुका है। हिंदुस्तान तो बोलता तो है ही है, बट वो एक्शन करता है। चाइना के साथ वो ये कर, भाई वो एक्शन करता है कि हमसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब भारत की बातों पर एतबार। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पूछे जनरल अमजद शुएब साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हुए कि मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर आपने एक वर्ड पर ध्यान दिया होगा, मतलब सेंटेंस ये था कि जिस तरीके से इंडिया ने रिलेशन बढ़ाया है या फिर कहे कि इंडिया ने जो घूस मारी है मिडल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में, पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन ये नहीं कर पाया। मतलब ज़रा सोचिए कि इस्लाम का चैंपियन, मतलब ये खुद को ना हर सिचुएशन में इस इस्लामिक सिचुएशन के आसपास ही ले जाते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैसे उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसका नाम क्या दिया? इस्लामिक बॉम्ब। जब उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई, इससे पहले वो कराची कैपिटल थी पाकिस्तान की, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद बनाया गया। तो इस्लामाबाद का नाम उन्होंने इस्लामाबाद इसीलिए रखा कि पूरी दुनिया का पॉइंट यहाँ पर रहे। और फिर जब चाहे तब वो यही कहते हैं, मतलब पाकिस्तानी मीडिया में ज़ैद हामिद या फिर उनके जैसे लोग ये कहते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो इस्लाम का किला है। मतलब ये भूल जाते हैं कि 100 साल पहले वहाँ पर रहने वाले सारे लोग, इंक्लूडिंग के ज़ैद हामिद और ये सब कुछ हिंदू ही थे। उनको मार कर या फिर उनको डरा कर लालच दे कर उनको कन्वर्ट किया गया है। अब यही होता है क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, कि वो भूल चुके हैं। अरब कंट्रीज के साथ खुद को रिलेट करते हैं, वही अरब कंट्रीज जो आपको दूसरे कक्ष का नागरिक काउंट करता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हिंदुस्तान झूठ बोले दुनिया सच समझती है, मैं सच का प्रचार करूं मगर मैं झूठा और मैं दहशतगर्द। ये डिफरेंस क्यों है सर? देखिए डिफरेंस बड़ा वाज़ेह है अदनान। भारत की बात को सच इसलिए माना जाता है और पाकिस्तान की बात को झूठ या प्रोपेगेंडा इसलिए माना जाता है कि भारत की मैशत मजबूत है, भारत आबादी के लिहाज से दुनिया के हमसे बड़ा मुल्क है, भारत के अमेरिका के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हो गए। यानी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन, हम नहीं वो उस तरह पेनिट्रेट कर सके जिस तरह वो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई के साथ, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के साथ पेनिट्रेट कर चुका है। जितने उसके लोग इस वक्त मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं लेबर के तौर पर, पाकिस्तान के यानी पाकिस्तानी इतने वहां पर मौजूद नहीं है। तो उसका तो एक पूरा एक तनाजुर है कि वो किस तरह उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई, इसीलिए दुनिया उसकी बात को मान लेती है। अदनान जी सर बोल लीजिए, जनरल साहब बोल लीजिए। जितनी भी बातें अमीर अब्बास ने की हैं वो सारी दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनिया ने तो जो करना वो करेगी और करती है। हमने कलभूषण पकड़ा था, क्या हमने वो इस्तेमाल किया? दुनिया को बताने की कोशिश की कि जनाब ये है भारत का चेहरा, ये दहशतगर्दी करवाते हैं, ये उसकी सारी कहानियां जो उसने किए, जो वाकयात जिनका वो बताता है, मैरान बेस का वाकया है, बलूचिस्तान में है, पैसे दिए, क्या ये दुनिया के सामने हमने प्रचार किया? जो पिछला दौर था उसमें तो कलभूषण का नाम नहीं किसी ने लिया।
सर 2 साल तो अब भी हो गए ना जनरल साहब, 2 साल तो अब भी हो गए हैं, क्या किया? 2 साल से तो अभी भी बिठा के रखा हुआ है सर। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत बड़ी जबरदस्त है, लेकिन पहले तो जिक्र था ही कोई नहीं इसका यार। आपके वजीर आज़म जाते हैं, बड़ी जबरदस्त बात है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में जनरल असेंबली का एड्रेस करते हैं, उनको लिख के एक पेज दिया जाता है फॉरेन ऑफिस के जरिए कि जनाब ये कलभूषण का तकरीर में ये शामिल कर लीजिए, आपने बात करनी। वहां जाके वो उस पेज को उठा के एक तरफ फेंक देते। वो तो हमारा कबूतर चला गया है तो वो उसके ऊपर एक तूफान खड़ा कर देते दुनिया में। आपके पास उनका एक सर्विंग नेवी का ऑफिसर मौजूद है जो जासूसी के लिए आया था। आपको चाहिए था कि आप ड्रम बीटिंग करें। आप क्यों कोई अगर आपको सोने का भी ढोल बजाना है ना अदनान हैदर साहब, तो सोने का ढोल पीटे। एस्पिनॉज होता रहता है, ये होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा और सारी उम्र होता रहेगा। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। देखिए कबल इसके कि मैं आपका ये सवाल एड्रेस करूं, मैं एक चीज और आपको बताऊं। जी सर। जो बॉम्बे का वाकया था, जब आपके लीडर आपके अपने आप को पहले खुद ही मुजरिम बना के तो पेश कर दें। मियां साहब थे श्रीलंका में, वहां से टेलीफोन किया मोदी को, कहा मैं जाके करूंगा इसकी तहकीकात। अभी तो मोदी ने इल्जाम ही नहीं लगाया था आपके, और फिर आके FIR दर्ज करा दी आपने और फिर तहकीकात खुल गई। अगर आपका वजीर आजम ये कहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे, और ये स्टेटमेंट उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलाई गई, वहां रेफर की गई। आप इसको यूं सोचें कि अगर आपका डिफेंस मौजूद है और जेन्युइन डिफेंस है, आपका फॉरेन ऑफिस ये कर सकता है, लेकिन फॉरेन ऑफिस के हाथों पांव काट दिए जाएं और खुद मुल्क का वजीर आजम ये कार्रवाइयां शुरू कर दे और इस तरह के इल्जाम अपने ऊपर ले दे, तो आप किधर जाएंगे? नहीं सर, मेरा पिछला सवाल भी इसी से रिलेटेड है सर। क्या हम जानबूझ के करते हैं कि हमारे दिल में मोहब्बत जाग जाती है, या हम उनके कहने पे करते हैं? अगर उनकी देखिए सर, अगर मैं दुश्मन के फायदे का काम कर रहा हूं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका एजेंट हूं ना सर। एजेंट की डेफिनेशन ये भी होती है। तो वी ऑल आर एजेंट्स, कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं सर। जनरल साहब आपके दिक्कत भी हो सकती है आपकी। जी जनरल साहब बोले। उनकी जी आपकी गलत पॉलिसी हो सकती है, आपकी गलत सोच हो सकती है, और उसका फायदा दुश्मन उठाएगा। अब चीज ये है कि ये जो आपने काम कर दिया या उनको एक लेवरेज दे दी, क्या हम शुरू में ही ये नहीं कह सकते थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम नहीं जाएंगे, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है? ये स्टांस तो लेते ये। मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें आपको ये पता है, आप ये अपने ध्यान में रखिए, एक सेकेंड आप ध्यान में रखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन के बाकी अदारों की तरह ही है, जहां पे मुनाफकत चलती है, जहां पे आपका असर रसूख चलता है और आपका जज कोई नहीं वहां पे। तो इन हालात में अगर आप अपने आप को देखते, आप पहले कह सकते थे कि जनाब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं जाएंगे, ये आम केस नहीं है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का केस है, हमारे 70,000 लोग मारे गए थे इसमें, हम कैसे इसको इजाजत दें? लेकिन आपने तो जाके वहां भुगता। देखें जी, जब हम बात करते हैं ना एस्पियोनाज की, आपने कहा कि कुलभूषण के साथ बड़ा प्यार का सलूक और ये वो, देखें एक तो आपने बिल्कुल एक अच्छा सलूक रखना है, और लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों में इंडियन रॉ एजेंट्स या इनकी जो एजेंसी है, इन्होंने हमारा एक एक्स आर्मी ऑफिसर थ्रू फॉल्स प्रिटेंसेस इनको नेपाल बुलाया, नेपाल बुला के रॉ ने उसको अरेस्ट कर लिया ऑन एस्पियोनाज एंड अदर सबवर्सिव एक्टिविटीज। अब बात यह है कि हमारे भी जो एजेंट्स हैं वो पकड़े जाते हैं, उनके भी एजेंट्स पकड़े जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर होता है। और आपको सबसे बड़ा 50s के अंदर आपको याद होगा कि वो किम फिल्बी अफेयर जो डबल एजेंट निकला था ब्रिटेन का। आपकी अपनी पाकिस्तान एम्बेसी, ये शायद लोगों को नहीं पता कि आपकी अपनी एम्बेसी लाउंज स्क्वायर के अंदर जब वो रेनोवेशंस हो रही थी, वहाँ बगिंग डिवाइस निकले थे। अब वो किसने लगाए थे? देखें बात यह एस्पियोनाज हर जगह होती है, लेकिन हमने भी उसको एक अपना इसकी एक अपनी एस्पियोनाज की एक अपनी डिप्लोमेसी होती है कि आपने देखना है कि उसने उसको पकड़ा हुआ है, हमने इसको पकड़ा हुआ है, और इस तरह के जो एजेंट्स हैं आपको ये अपनी एक गेम खेलनी पड़ती है। और इसके अंदर ये जो मीडिया के अंदर आ जाता है मीर साहब, लेकिन एक बात तो सर मान लेना, जो बार बार तज़किरा अमीर अब्बास और जनरल साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस केस को ठीक तौर पे हैंडल नहीं किया सर। हम पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं, जाना ही नहीं चाहिए था, फिर हम चले जाते हैं, हम एड हॉक जज नहीं लगाते, कोई पूछने वाला ही नहीं सर इस मुल्क के अंदर।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना वॉज अ हिमाकत, वॉज अ स्टूपिड थिंग. दिस इज नथिंग टू डू विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. दिस इज अ प्योर केस ऑफ एस्पियोनाज. एक ये कि मीर साहब भी कह रहे हैं कि हिमाकत थी जाना. जब गए थे तब CNN और BBC के लोग भी हैरान थे कि क्यों पाकिस्तान चला गया. इंटरनेशनल मीडिया इस पे हैरान था सर, कॉलम लिखे गए. क्या इस बहुत बड़ी नेग्लिजेंस पे सजा नहीं बनती? अगर नहीं देंगे सजा तो अगले हर वजीर आजम, हर फॉरेन मिनिस्टर यही हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मुल्क में कुछ नहीं होता सर. भाई ये तो कॉम्प्रोमाइज है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसने कहा दुनिया को कब इंसाफ दिया है? पहले इसका पलड़ा जो है वो तो उन ममालिक की तरफ है जो ममालिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फंडिंग करते हैं, जो चलाते हैं इसको. एक साबिक DGI साहब ने यह बात कही कि हमसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब भारत की बातों पर एतबार. अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पूछें जनरल शुएब साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हुए कि मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं. जी जनरल साहब. मैं ये कह रहा हूं कि यही होता रहा है. यानी जब भारत ने कहा कि पठानकोट का काम हमने कराया किया, हमारे पर इल्जाम लगा, तो यहां DGISI ने प्राइम मिनिस्टर को वाज़ेह बताया कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हमने कुछ नहीं किया. लेकिन मियां साहब इस पे यकीन करने को तैयार नहीं थे. उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं इंक्वायरी नहीं कर लूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा. और इंक्वायरी भी उन्होंने कहा कि मैं ISI से नहीं करवाऊंगा, मैंने इंक्वायरी करवानी IB से. वो फिर ISI नहीं मानी, उन्होंने कहा जॉइंट इंक्वायरी. ये तो हालत. हम जरा फ्रंट फुट पे आ गए. शाह महमूद साहब भी बोलते हैं, फॉरेन ऑफिस भी बयान देता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करते हैं. लेकिन सवाल यह कि हिंदुस्तान अब उससे आगे निकल चुका है सर. हिंदुस्तान तो बोलता तो है ही है, बट वो एक्शन करता है. लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्रोन भेजता है और हर तीसरे हफ्ते भेज रहा होता है. चाइना के साथ वो ये कर, भाई वो एक्शन करता है. हम कहते हैं कि हम तैयार हैं रिस्पांस देने के लिए. उसने 335 खत्म कर दिया, हम कह रहे हैं कि हम रिस्पांस करने के लिए तैयार हैं. तो क्या हम सिर्फ रिस्पांस करने के लिए तैयार रहेंगे? कभी हम फ्रंट फुट पे नहीं जाएंगे सर एक्शन में? ये चीजें जो हैं इनका फायदा कोई नहीं. हमें एक जो तनाज़ा है उसको हल करना है, और ये वायलेशन से कभी हल नहीं होगा. इंडिया हमेशा कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जिसको रोकने के लिए हम ये फायरिंग करते हैं. वहां लॉन्च पैड है जी, उन पे फायरिंग करते हैं. पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब ना इधर कोई लॉन्च पैड है, ना इधर से कोई इन्फिल्ट्रेट करता है. आप यूनाइटेड नेशन से चेक करवा रहे हैं, जिससे भी करवाना चाहते हैं करवाएं. फिर जब ये इनको 2 साल की वहां पे इन्होंने ये नॉन परमानेंट सीट के ऊपर दे दिया, क्यों नहीं पाकिस्तान बाबेला मचाता है कि जनाब इन्होंने ये कोई भी यूनाइटेड नेशन का काम ये नहीं करते, मानते नहीं, उनकी ना करारदादें इन्होंने मानी हुई हैं, और यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वरों को उन्होंने कैद करके रखा हुआ पीछे. इनको मेंबरशिप आप दे रहे हैं. भाई ये तो प्रोपेगेंडा. पाकिस्तान को इस पे एक्टिवली काम करना पड़ेगा. नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर पिछले दिनों की बात हो रही है और यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि मोदी ने सुपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर भेज दिया. उसके बाद इंडिया ने ये भी कहा था कि नहीं भी गलती से मिसाइल आ गया है. लेकिन कई सारे मेजर गौरव आर्या से लेकर कई सारे लोग हैं जो ये कहने पर या फिर ये मतलब हंस के बोलते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको चेक किया है. इंडिया ने जो मिसाइल यहाँ पर भेजी थी वो तकरीबन 3 मिनट तक वहां पर घूमती रही, 3 मिनट और कुछ सेकंड के लिए. लेकिन फिर भी पाकिस्तान का कोई भी सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ. हालांकि वो जो इंडिया की तरफ से जो मिसाइल गया था वो उसमें कोई वॉर हेड नहीं था. वॉर हेड इन द सेंस के जो जहां जाकर अगर वो टच करेगा तो उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होगा. इन द सेंस कि भाई कोई बम वहां पर अटैच नहीं था, सिर्फ मिसाइल थी जो कि गाइड करती है वॉर हेड पर. वॉर हेड था नहीं तो कोई बड़ा नुकसान तो होने वाला था नहीं पाकिस्तान का. और गिरी भी ऐसी जगह पर है जहां पर खाली जमीन है. और इसको लेकर कई बार मतलब कई सारा पाकिस्तान के अंदर कह सकते हो कि हल्ला मचा हुआ है कि भाई आखिरकार ये हुआ कैसे. और पाकिस्तान की जो कमर्शियल फ्लाइट उड़ रही थी उसके तकरीबन 60 किलोमीटर के आसपास ही, 60 किलोमीटर जो था उतना ही डिफरेंस था. अगर वो नजदीक चली जाती तो हो सकता था कि पाकिस्तान की कोई कमर्शियल फ्लाइट भी गिर सकती थी. इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं. बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है. ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि पाकिस्तान की तरफ आया है और पाकिस्तान के सरहद के अंदर जो है वो गिरा है. उन्होंने कहा ये कोई सुपरसोनिक मिसाइल टाइप चीज़ है और हमें अभी तक हमने इंस्पेक्शन की है सही तरीके से. हमें ये जितना कुछ हम जान चुके हैं वो उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि ये भारत की सरहद के अंदर से इंडिया की तरफ से ये जो चीज़ है उड़ती हुई ये आई है इधर. लेकिन ये भारत की पैदर पे कार्रवाइयाँ, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने,
अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? देखिए ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं ना, जो पार्लियामेंट हाउस ये या पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हो रहा है या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में हो रहा है, ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो अदम एतमाद के जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, आप यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, आप खारजा पॉलिसी में देखिए पहली बात तो ये समझनी है कि ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था इसका वॉरहेड नहीं था। अच्छा। और 3 दिन के पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा, तो बुनियादी बात तो ये कि ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और ये पिछले चंद दिनों में आप देखेंगे दूसरा बड़ा प्रोवोकेशन है इंडियन साइड से कि चंद दिन पहले आपको मालूम है उनकी एक सबमरीन आई थी जिसको हमारे जो सबमरीन यूनिट है हमारे पाकिस्तान नेवी की, उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और फिर उसको वापस जाने पर मजबूर किया। तो आप देखें कि वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में वो हुई और उसके बाद अब ये हमारी एयर स्पेस में ये उनका एक मिसाइल जो आया है विदाउट न्यूक्लियर वॉरहेड, मकसद विदाउट वॉरहेड। देखिए इसका मकसद ये नहीं था, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई वो कमर्शियल एयरलाइनर्स को टारगेट कर रहे थे। हाँ, खर्चा होता है कि एट द सेम हाइट कि वो भी तकरीबन 40,000 फीट के ऊपर ये अपना मिसाइल था और जो बाकी एयर ट्रैफिक के कमर्शियल ट्रैफिक वो भी बिटवीन 35 और 40,000 फीट पे होती है। सही। तो नॉट दैट दे। और फारूक अमीर साहब, ये अब आपने कहा कि जाहिर है भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा, तो वो क्या किसी प्लेटफॉर्म पर देना पड़ेगा, वो कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा या फिर ये बायलैटरल डायलॉग्स की सूरत में देना पड़ेगा, कहां भारत जवाब देगा इस पर? देखिए इस पे तो यही है जो डिप्लोमेटिक तरीका है कि देयर विल बी अ वेरी स्ट्रांग प्रोटेस्ट बाय द फॉरेन ऑफिस एंड मे बी कल सुबह कि उनके इंडियन हाई कमिश्नर है यू कैन कॉल टू द समिट टू द फॉरेन ऑफिस और एक पूरा पाकिस्तान का फॉर्मल प्रोटेस्ट होगा और कहा जाएगा कि इंडिया जो है वो बताए कि ये क्या गलती से उन्होंने किया है या उनकी कोई टेस्ट लॉन्च थी, ये कैसे और जो रूट बताया गया एवीएम तारिक ने पीएफ के जो स्पोक्समैन है और कि कैसे वो लग तो ये रहा था कि बिल्कुल ये प्लान तरीके से ये आया पाकिस्तान में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारी एयर डिफेंसेस को कुछ चेक करना, उनके अलर्ट लेवल को चेक करना कि हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इन सच अ सिचुएशन। और इसी तरह जो उनकी नेवल शिप सबमरीन आई थी उसका भी मकसद ये था कि हमारे जो इस तरह के जो कोस्टल डिफेंसेस है, मैरीटाइम डिफेंसेस है, उनकी अलर्टनेस को चेक किया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इस साउथ इंडिया में बॉर्डरिंग आवर स्ट्रेंथ हमारा सदर्न पाकिस्तान काफी अच्छे से हम सुन रहे हैं, उनकी एक्सरसाइजेज जो है वो भी चल रही है, ग्राउंड एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइजेज। तो आप माहौल देखें कि वो क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, ये आपने क्यों कह दिया है? तो दूसरी तरफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई पाकिस्तान की हदूद में आई, फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। लेकिन वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया वो रास्ता उसने इख्तियार किया जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं और उस वक्त 3 जो फ्लाइट्स थी वो उसका टाइम था वो जा रही थी, सिर्फ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसको उन्होंने गिराया, जो मियां चन्नू के करीब गिराया के। तो बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज है उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली वो लोग जो बज़ाहिर अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन उसके साथ जिनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो मैं क्या कहूं, सबको समझ आ रही है कि ये क्या है। अब तो आज तो बिल्कुल बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर निकल आया। जो कुछ हुआ है इसका आपस में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये चीजें पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रशिया का जो वजीर आजम का जो ट्रिप है, उसके बाद चाइना का जो ट्रिप था, CPEC पर जो हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को जो हमने कहा है कि आप ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वो उसको ये चीजें पसंद नहीं है। और इस खित्ते में थ्रू इंडिया दे आर ऑपरेटिंग, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, तो ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर कि ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे। लेकिन ये तो क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान एयरफोर्स
क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान नेवी एंड ऑल्सो हमारी जो बर्री फौज है जो बॉर्डर्स पर खड़ी है कि वो भारत का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आज DGISPR ने जब ये बात कही कि इस पूरे सिस्टम में हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें आप बहस की बात हो रही है, ड्रैगन करने की कोशिश हो रही है, वी आर नॉट इन द पॉलिटिक्स, आवर बिजनेस इज ओनली टू डिफेंड दिस कंट्री। ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि पाकिस्तान की तरफ आया है और पाकिस्तान के सरहद के अंदर जो है वो गिरा है। उन्होंने कहा ये कोई सुपरसोनिक मिसाइल टाइप चीज़ है और हमें अभी तक हमने इंस्पेक्शन की है सही तरीके से, हमें ये जितना कुछ हम जान चुके हैं वो उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि ये भारत की सरहद के अंदर से इंडिया की तरफ से ये जो चीज़ है उड़ती हुई ये आई है इधर। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आया, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई। इसलिए खुश हो गए हम, इतने ज़्यादा खुश इसलिए हो गए कि हमने कहा कि ओ ये तो UFO है भाई, ये तो खलाई मखलूक जो है उसकी कोई UFO पाकिस्तान में आ गई। और खुशी किस लिए हुई? खुशी इसलिए हुई कि आज तक जितने भी वाक़यात हुए हैं UFO के, सारे जो हैं वो अमेरिका में, वेस्ट में, इधर उधर होते हैं। मतलब हमारी तरफ तो वो देखते ही नहीं, इस तरफ तो UFO वाले जो हैं खलाई मखलूक आते ही नहीं हैं। शायद सोचती हूँ कि भाई यहाँ पे तो पहले ही बहुत सी मखलूक़ात मौजूद हैं, खलाई मखलूक भी है, बहुत सी मखलूक़ात है, तो यहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो उन्होंने हमारी तरफ भी देखा, हमारी तरफ भी नज़र डाली। एक UFO जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप जब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हम कहीं पर लिखेंगे ना गूगल पे तो फ़ौरन वो UFO डाल देगा। UFO की फुटेजेस आपके सामने आ जाएंगी, वाक़यात आ जाएंगे, किसने कहाँ पर देखा। हमने कहा चलें जी, एक बहुत बड़ा तारीख़ी जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल हो गया जहाँ पर एक UFO नज़र आएगी। लेकिन पता ये चला कि वो UFO इंडिया की तरफ से आई और वो जो हमेशा हुआ करता है, यानी ये कि वहाँ से मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि DGISPR ने इसके हवाले से क्या कहा। भारतीय हदूद से एक शय ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है और ये एक सुपरसोनिक प्रोजेक्ट था जो मुमकिना तौर पर मिसाइल था और गैर मसल्ले था, यानी कैरी नहीं कर रहा था वो कुछ। और ये ऑब्जेक्ट भारत में 100 किलोमीटर अंदर था, तभी हमने इसे नोटिस कर लिया था। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर तक अंदर तक सफ़र किया और इसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई बर वक्त कर ली गई। फिर पाक फ़ज़ाइया ने उसकी मुकम्मल निगरानी की और पता चलाया कि वो भारतीय इलाके सरसा से आई थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी जो एयर स्पेस है उसकी क्योंकि वायलेशन की गई है, उसको हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं उसकी, और हम ये कहेंगे कि ये जो कुछ किया गया बहुत गलत किया गया। तो ये हमें फिर पता चला कि जनाब ये तो फिर इंडिया का ही मामला, तो सुबह से इंडिया कर रहे हैं, तो पता चला कि ये भी इंडिया की तरफ से एक चीज़ उड़ती हुई आई है। तो भाई ये उड़ती हुई चीज़ें क्यों इंडिया वाले हमारी तरफ भेज रहे हैं, ये समझ में नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जब एक सवाल DGISPR से ये किया गया कि फ़ौज का सियासत में मदाखलत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेगा और गलत किस्म की जो क़यास आराइयाँ हैं वो ना की जाएँ। फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि फ़ौज पर सियासत में मदाखलत का इल्ज़ाम लगाने वाले कोई सबूत दिया उन्होंने आज तक? उन्होंने कहा कि माजी में उन्होंने आज तक कोई सबूत किया है? तो हम ये सोचने लग पड़े, बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए, आज तक कभी किसी ने सबूत दिया है? कोई 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा है पाकिस्तान में, 4 मरतबा मार्शल लॉ फ़ौजी हुकूमतें 47 से ही आगाज़ हो गया था, इसका स्टार्ट हो गया था मार्शल लाई हुकूमतों, फ़ौजी हुकूमतों का। याह्या खान ने क्या किया, फिर पाकिस्तान टूट गया याह्या खान की हुकूमत के दौरान ही, और उसके बाद 10-10, 11-11 साल के 2 और मार्शल लॉ लगे। एक ज़ियाउल हक ने लगाया, तबाह कर दिया मुल्क को, और फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब बैठे रहे और मुक्के लहराते रहे। तो लेकिन सबूत कोई नहीं है, फ़ौज का सियासत में मदाखलत की कोई सबूत नहीं है। वो सबूत से मुराद ये है कि कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं लिख कर है सामने। भाई आप कैसे सबूत के बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि वो मदाखलत है? इसकी वजह ये है कि आपने कभी दिखाया है कि उन्होंने लिख कर दिया आपको स्टैम्प लगा करके मदाखलत हमने की है? कभी ऐसा कुछ हुआ? या तो देखें सियासतदान जो इल्ज़ाम लगाते हैं, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, वो लाए सामने कि स्टैम्प पेपर लेकर आए, उसके ऊपर मुहर लगी हुई हो और ये कहा जाए कि हाँ हमने मदाखलत की है। कोई तो एविडेंस हो कि भाई कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई इस तरीके से पता तो चले। कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी सबूत है, बिल्कुल सही सबूत नहीं है हमारे पास। 4 मार्शल लॉ और फ़ौजी हुकूमतें, 10-10, 11-11 साल के डिक्टेटरशिप्स, और 75 साल में से कितने निकल गए? चलें छोड़ें। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि ये सब करवा कौन रहा है? ये इतने घंटों के अंदर ये सब कुछ जो हुआ ये करवाया किसने? तो फिर मुझे पता नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आई कि कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है। आपके ख्याल में मैं आपको बताऊंगी
आपका ये ख्याल है कि मुझे पता चल गया और मैं आपको बता दूंगी कि इसके पीछे कौन है और कौन करवा रहा है। बड़े अफसोस की बात है भाई। देखें, मुझे क्या पता, मैं अगर इतनी इंटेलिजेंट होती तो यहाँ पर बैठी होती। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये कौन करवा रहा है। इसमें देखें, जाहिर है कि जो हुकूमत है वो सब कुछ कर रही है, जो अपोजिशन है वो सब कुछ कर रही है। अब किसी के इशारे पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो वो थोड़ी बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। दोनों तरफ से कहा जा रहा है हम तो कभी किसी के इशारे पर चले ही नहीं।